दोस्तों नमस्कार। कौसाम्बी टीचर्स अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की ये क्लास बाल विकास पेडागॉजी से संबंधित है। बाल विकास में जो समाज निर्माण के लैंगिक मुद्दे चैप्टर दिया गया है, उसके सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से भी 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे के बारे में सारे चैप्टर्स में दिया गया है। बालक बालिकाओं में भेदभाव नहीं करना चाहिए, स्त्री पुरुष में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसके लैंगिक मुद्दे कौन-कौन से होते हैं, जैसे स्त्री पुरुष, लड़का-लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए, स्त्री पुरुष को समान अवसर मिलना चाहिए, जैसे पढ़ाई-लिखाई या किसी भी कार्य में स्त्री पुरुष को समान अवसर मिलना चाहिए, स्त्रियों पुरुषों को समान अधिकार भी देना चाहिए, लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने का कम अवसर मिलना और लैंगिक मुद्दे ये जो जैसे मान लीजिए बच्चियाँ हैं, उनको शिक्षा ग्रहण करने का सबसे कम अवसर मिलता है, ये भी एक लैंगिक मुद्दा के अंतर्गत आता है। इसका कारण क्या होता है? पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्धता, यानी पुराने ज़माने से जो परंपरा चली आ रही है उसके कारण से भी उत्पन्न होता है। उसके बाद सामाजिक प्रथाएँ जो होती हैं, सांस्कृतिक विचारों की सीमितता जो होती है, वो लड़के-लड़कियों में विभेद करने का कारण बनता है। तो इसके सभी हम लोग आइए इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन कहा गया है, पहला क्वेश्चन कह रहा है छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए प्रयुक्त उपाय है। यानी कौन-कौन से उपाय हैं जो छात्र-छात्राओं के बीच जो लैंगिक जो असमानता पाई जाती है उसको कम कैसे कर सकते हैं? तो पहला दिया गया है ए नंबर, छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना। बी नंबर दिया है छात्राओं को छात्रों के समान कार्य के समान अवसर उपलब्ध करवाना। उसके बाद सी नंबर दिया है छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यता की समानता उपलब्ध करवाना। यानी ये तीनों का मतलब कह रहा है कि जो बालक और बालिका होते हैं उनको समान अधिकार भी देना चाहिए, सामान्य कार्य भी का अवसर भी उपलब्ध करवाना चाहिए। छात्राओं को समान शैक्षिक योग्यता की समानता भी उपलब्ध करवाना चाहिए। तो ये इसके तीनों कारण जो है हमारे सही हैं। किसमें लैंगिक प्रभावों को कम करने के ये तीनों कारण। क्यों? क्योंकि समानता का अधिकार जब देंगे, समान कार्य के समान अवसर देंगे और जो है योग्यताओं बच्चियों में क्या करेंगे, समान शैक्षिक योग्यता उपलब्ध करवाएँगे, तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह को कम करता है या भेदभाव को कम करता है। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला का ऑप्शन हमारा चौथा राइट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विज्ञान के प्रयोगों में समानता लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियां या लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति क्या दर्शाती है? यह प्रवृत्ति दर्शाती है। अब इसमें बच्चे जो है सारा चीज़ अपने हाथों में लिए हैं। क्या? जैसे मान लीजिए लड़के हैं, वो उपकरणों का नियंत्रण करते हैं कि तुम ना लो, तुमसे टूट जाएगा, तुम सही रीडिंग नहीं ले पाओगी, वो ऐसा करते हैं। और लड़कियों को क्या करते हैं, बच्चियों को आंकड़ों को रिकॉर्ड करने के लिए और बर्तनों को धोने के लिए करते हैं। तो ये क्या प्रदर्शित करता है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है लड़कियां कमजोर होने के कारण ऐसे कार्य करना पसंद करती हैं जिनमें ऊर्जा की खपत कम होती है। या दूसरा ऑप्शन दिया गया है लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों को रिकॉर्ड रखती हैं। या तीसरा नंबर दिया गया है पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्धता भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। या चौथा ऑप्शन दिया है लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने की प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। तो ये तीनों बात हमारी गलत है। क्या? जो पहला ऑप्शन दिया गया है ये भी गलत है, दूसरा भी गलत है, उसके बाद चौथा भी गलत है। चौथा क्या कह रहा है, लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशल से, क्या बच्चियाँ नहीं सही से कुशलता से उसको संभाल सकती हैं? तो इसका जो हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाए राइट हो जाएगा। पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध जो होता है कि भूमिकाएं जो होती है विद्यालय में भी होती हैं। तो दूसरे का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव है। यानी विद्यालय में लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव कौन सा है, इसको हमको छांट के बताना है। तो पहला जो प्रभाव दिया गया है वे विद्यालय में प्रसन्न रहती हैं। दूसरा, वे विद्यालय जाने से कतराती हैं या डरती हैं। पढ़ाई से उन्हें विरक्त होने लगती हैं, पढ़ाई से उन्हें विरक्त होने लगती हैं या उनका शैक्षिक विकास बेहतर होता है। विद्यालय में लैंगिक प्रभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला कौन सा प्रभाव है? तो ये चार प्रभाव दिए गए हैं, इसमें कौन सा प्रभाव जो पड़ता है? तो हमारा जो दिया है वे विद्यालय जाने से कतराने लगती हैं। किसके कारण से? जब लैंगिक भेदभाव होगा तो बालिकाएं विद्यालय जाने से कतराने लगेंगी या डरने लगेंगी या वो सहज महसूस नहीं करेंगी। तो तीसरे का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से
बचाती है। यानी एक अच्छी पाठ पोषक किस चीज़ से बचाती है? तो वो पहला ऑप्शन दिया लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह या फिर अ, लैंगिक संवेदनशीलता। तो इसमें चौथा चौथा का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 5वां क्वेश्चन, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन कैसा है? सही हो सकता है, या लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, या बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, या उपरोक्त में से सभी। तो कह रहा है पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या प्रदर्शित करता है? क्या स्त्रियां बुद्धिमान नहीं होती हैं? इस बात को यदि आप पता लगा लेंगे तो इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, यानी लैंगिक भेदभाव को प्रदर्शित करता है। तो 5वें का दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 6वां क्वेश्चन, स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है, जबकि पुरुष गणित एवं तर्क योग्यता में अधिक योग्य होते हैं, यह कथन क्या प्रदर्शित करता है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है पूर्णतः सत्य है, यह लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, यह प्रगतिशील चिंतन को दर्शाता है, या फिर बौद्धिक योग्यता के संदर्भ में सत्य है। तो इसमें कहा क्या गया था? इसमें कहा गया था स्त्रियों का हस्तलेख जो राइटिंग होती है, हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है, जबकि पुरुष गणित एवं तर्क योग्यता में अधिक योग्य होते हैं। तो ये क्या प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है कि जो है लैंगिक पूर्वाग्रह है यहाँ। क्यों? क्योंकि बच्चियाँ को राइटिंग में कुशलता दिखा रहा है और बच्चे को तर्क शक्ति या मैथ सॉल्व करने में उनको योग्य प्रदर्शित कर रहा है, तो ये भेदभाव प्रदर्शित करता है। बच्चों की भी राइटिंग अच्छी बन सकती है और लड़कियाँ भी मैथ का सवाल सॉल्व कर सकती हैं। तो हमारा 6वें का दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 7वां क्वेश्चन, लड़कियों को घर के काम-काज में अधिक ध्यान देने के लिए कहना डैश को प्रदर्शित करता है। यानी लड़कियों को घर के काम-काज में यदि आप उसको लीन करते हैं या उसको कहते हैं कि आपको घर के काम-काज को करना चाहिए और बच्चे को नहीं कहते हैं, तो ये क्या प्रदर्शित करता है? रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है, या प्रगतिशील चिंतन को प्रदर्शित करता है, या फिर मनोवैज्ञानिक चिंतन को प्रदर्शित करता है, या फिर मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। तो 7वें का जो हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, रूढ़िवादिता को प्रदर्शित। क्यों? क्योंकि लड़कियों को घर के काम-काज में रूढ़िवादिता अधिक ध्यान देने के लिए कहना क्या प्रदर्शित करता है? रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। लड़कों को भी घर के कामकाज में ध्यान देना चाहिए, कामकाज करना चाहिए, घर का कामकाज थोड़ा बहुत करना चाहिए। तो 7वें का जो पहला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद 8वां क्वेश्चन कह रहा है छात्राओं से लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? छात्राओं से लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? तो इसमें ए ऑप्शन दिया गया है उनके सामाजिक उत्थान पर, उनके सामाजिक दृष्टिकोण पर, उनके शैक्षिक विकास पर। तो ये तीनों पर हमारा जो क्या होता है इसमें कहा गया भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव ये तीनों पर पड़ता है। तो 8वें का हमारा जो चौथा ऑप्शन दिया गया ए बी सी तीनों पर पड़ता है। तो 8वें का चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन, आप एक शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा की छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे? यानी आप एक शिक्षक हैं, तो यदि आपके क्लास में छात्राएँ हैं, तो उसका शिक्षण आप कैसे करवाएँगे? पहला ऑप्शन दिया गया कक्षा के छात्रों से अलग कर उन्हें घर के काम-धंधों की जानकारी देंगे, या छात्रों को सिलाई-बुनाई के कार्यों में अधिक रुचि लेने के लिए सलाह देंगे, या फिर सभी छात्र-छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध करवाएँगे, या फिर छात्राओं पर अवांछित टिप्पणी करके जिससे कि वे स्वयं को विशिष्ट ना समझें। तो आप क्या कर सकते हैं? यदि आप एक शिक्षक हैं, तो अपनी कक्षा में छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे? तो यदि आप एक शिक्षक हैं और अच्छे शिक्षक हैं, तो अपनी क्लास की छात्राओं को सभी छात्र व छात्राओं को समान रूप से शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध करवाएँगे। तो 9वें का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 10वां क्वेश्चन, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय है। पहला ऑप्शन दिया है छात्र-छात्राओं के लिए असमान प्रावधान, दूसरा छात्र-छात्राओं के लिए समान प्रावधान, तीसरा छात्र-छात्राओं के लिए विशिष्ट प्रावधान, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय कौन से हो सकते हैं? तो लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में छात्र-छात्राओं के लिए समान प्रावधान अगर कर देंगे तो वो अच्छी व्यवस्था मानी जाती है। तो 10वें का दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 11वां क्वेश्चन, दोस्तों थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और अभी हम ज़्यादा क्लास नहीं कर पाए हैं, तो इसको थोड़ा-सा स्पीड से करते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए हम क्वेश्चनों को ध्यान देते हैं बस। छात्राओं के निजी संसार पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? लैंगिक भेदभाव का, सामाजिक मान्यताओं का, परिवार में उनके स्थान का। तो छात्राओं के निजी संसार पर
निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? तो ये 11 का जो लैंगिक भेदभाव दिया गया ये इस पर भी प्रभाव पड़ता है, सामाजिक मान्यताओं पर भी प्रभाव पड़ता है और परिवार में उनके स्थान पर भी प्रभाव पड़ता है। तो 11वें का जो हमारा फोर्थ ऑप्शन दिया है ये राइट हो जाएगा, ए बी सी तीनों। उसके बाद 12वां क्वेश्चन, भारत की जनगणना, इसमें देखिए ध्यान से, भारत की 2011 की जनगणना में लिंग अनुपात 2001 की जनगणना के अनुसार 927 से घटकर 914 ही रह गया है। इसका सर्वाधिक प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? यानी ये कह रहा है जब 2011 में जनगणना हुई थी तो वो उसमें बच्चियां जो थी 927 थी, लेकिन जब 2001 की जनगणना में 927 थी और 2011 की जनगणना में 914 रह गया है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? लैंगिक भेदभाव कारण हो सकता है, या स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना हो सकता है, या स्त्री शिक्षा में कमी देना हो सकता है, या फिर स्त्रियों की खराब व्यवस्था हो सकता है। तो इसमें कौन सा कारण हो सकता है? तो इसमें जो है पहला ऑप्शन दिया है लैंगिक भेदभाव। आजकल प्रायः देखा जाता है कि सभी माता-पिता जो है बच्चे को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और बच्चियों को कम। इसी कारण से वो बच्चियाँ की संख्या घटती जा रही है दिनों-दिन। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में स्त्री और पुरुष दोनों को समान अवसर और समान प्रकार से अधिकार मिलने चाहिए। तो 12वें का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला ऑप्शन हो जाएगा, लैंगिक भेदभाव के कारण जो है स्त्रियों की संख्या घटी है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कारक लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करता है? सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक या मनोवैज्ञानिक कारक? तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा कि ये सभी कारक जो हैं लैंगिक भेदभाव को उत्पन्न करने वाले कारक हैं। सामाजिक कारक, समाज भी बच्चे को ज़्यादा सम्मान देता है और बच्चियों को कम, तो इसकी वजह से सामाजिक कारक भी लैंगिक भेदभाव को उत्पन्न करता है। सांस्कृतिक कारक भी भेदभाव को उत्पन्न करता है, आर्थिक कारक भी भेदभाव को उत्पन्न करता है और मनोवैज्ञानिक कारक भी भेदभाव को उत्पन्न करता है। तो जो 13 का हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो दिया गया है ए बी सी डी चारों। इसके बाद 14 क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए एक शिक्षक की भूमिका हो सकती है। यानी लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है? यदि आप एक शिक्षक हैं तो आप लैंगिक भेदभाव को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, वह लैंगिक मुद्दों से संबंधित रूढ़िबद्ध धारणाओं को हतोत्साहित करें, या दूसरा ऑप्शन, वह लड़कों को कठिन कार्यों एवं लड़कियों को सरल कार्यों में लगाए, या वह लड़कों को समझाए कि उन्हें घरेलू कार्यों में संलग्न नहीं होना चाहिए क्योंकि घरेलू कार्य लड़कियों के लिए उपयुक्त होते हैं, या फिर चौथा ऑप्शन दिया गया है, उसे लड़कों को खेल कूद में रुचि रखने एवं लड़कियों को सिलाई बुनाई का काम सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए या प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसमें कहा क्या रहा था? इसमें कह रहा था लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए आप एक, यदि आप शिक्षक हैं तो क्या करेंगे? तो जब लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो वह लैंगिक मुद्दों से संबंधित रूढ़िबद्ध धारणाओं को हतोत्साहित करें, प्रोत्साहित नहीं करें, हतोत्साहित करें। इससे क्या होगा? बालक बालिकाएं अपना समान अवसर से समान प्रकार से कार्य करेंगी, तो वो भेदभाव को दूर इससे किया जा सकता है। तो 14वें का पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है, एक विद्यालय में किसी अतिथि का आगमन होने वाला है। यानी कोई एक विद्यालय है, वहाँ पे एक अतिथि का आगमन होने वाला है। 10वीं की कक्षा की एक लड़की विद्यालय में आए अतिथि का स्वागत करने के लिए इच्छुक नहीं है। यानी जो बच्ची है वो अतिथियों का स्वागत करने के लिए इच्छुक नहीं है, जबकि उसी लड़की की कक्षा में पढ़ने वाला एक अन्य लड़का क्या है, विद्यालय में आने वाले उस अतिथि का स्वागत करने के इच्छुक है। किंतु क्या होता, आयोजक विद्यालय में आने वाले उस अतिथि को माला पहनाने एवं उनकी आरती उतारने के लिए उस लड़की का चयन करता है क्योंकि वह अत्यंत सुंदर एवं सुशील है। तो यहाँ पर इस चयन में वह लड़के की रुचि एवं उत्साह की अवहेलना करता है। क्यों? क्योंकि बच्ची जो होती है वो स्वागत नहीं करना चाहती है, बच्चा स्वागत करना चाह रहा है, लेकिन अध्यापक वहाँ के जो हैं या मैनेजमेंट जो है वो लड़कियों या बच्ची से स्वागत करवाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो सुशील है और देखने में अच्छी लगती है या सुंदर है। तो यह करता है। तो इस प्रकार का चयन कैसा होता है? तो इस प्रकार का चयन क्या है, सही है, क्योंकि सामान्यतः विद्यालय में आए अतिथि के स्वागत के लिए सुंदर लड़कियों के चयन का प्रचलन है। या फिर दूसरा ऑप्शन दिया है, सही है, क्योंकि लड़कों को सामान्यतः इस प्रकार के कार्यों में नहीं लगाया जाता। यह सही नहीं है और यह लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। यह सही नहीं है क्योंकि इससे लड़का एवं लड़की दोनों नाराज हो सकते हैं।
तो इसका कौन-सा कारण हो सकता है जिसमें बच्ची जो है स्वागत नहीं करना चाहती, लेकिन उनको उनको स्वागत करने का अवसर दिया जाता है और लड़का स्वागत करना चाह रहा है, लेकिन उनको अवसर नहीं दिया जा रहा है। तो ये क्या दर्शाता है? तो ये प्रायः जो है सही नहीं है, क्योंकि यह लैंगिक रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। तो 15वें का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाला कारक कौन-सा है? लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाला कारक कौन-सा? स्त्रियों में निम्न स्तर, मनोवैज्ञानिक कारक, लड़कियों का कम आयु में विवाह या उपरोक्त में से सभी। तो लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाला कौन-सा कारक हो सकता है? तो लैंगिक भेदभाव उत्पन्न करने वाले ये तीनों कारक हो सकते हैं। क्या स्त्रियों को निम्न स्तर, मनोवैज्ञानिक कारक या फिर लड़कियों का कम आयु में विवाह करना भी एक लैंगिक भेदभाव को प्रदर्शित करता है। तो 16वां हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से देखिए विगत वर्षों में आए हुए ये प्रश्न हैं सारे, इसको हम देखते हैं कि एग्जाम में कैसे-कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह प्रदर्शित करता है। यह कैसा प्रदर्शित करता है? यह यानी वो विद्यालय जो है लड़कियों को वरीयता देता है, तो यह क्या प्रदर्शित करता है? तो पहला दिया लैंगिक पूर्वाग्रह, दूसरा दिया है वैश्विक प्रवृत्तियाँ, तीसरा दिया है प्रयोजनात्मक उपागम या फिर चौथा दिया है प्रगतिशील चिंतन। तो ये क्या प्रदर्शित करता है? लड़कियों को वरीयता देता है, तो ये क्या प्रदर्शित करेगा? ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करेगा। क्यों? क्योंकि क्या बच्चे वो काम नहीं कर सकते क्या? दोनों काम कर सकते हैं, तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो 17वें का पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 18वां क्वेश्चन, विद्यालय सॉरी दोस्तों, विद्यालय विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है, यानी विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने के लिए सर्वोत्तम तरीका कौन सा हो सकता है, इसको हमको बताना है। तो पहला तरीका जो दिया गया है या पहला ऑप्शन दिया गया है, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, या दूसरा विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करना, या संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का चयन करना, या फिर चौथा ऑप्शन दिया गया है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात व्यवहारों को अधिसंज्ञान में लेना। तो इसमें प्रश्न क्या कह रहा था? इसमें प्रश्न कह रहा था लैंगिक भेदभाव को दूर करने का सबसे सर्वोत्तम तरीका कौन सा हो सकता है? तो लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए सबसे सर्वोत्तम तरीका शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों को अधिसंज्ञान में लेना, यानी वहाँ का मैनेजमेंट जो है कौन सा शिक्षक लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है या भेदभाव को दर्शाता है, तो इसको अधिसंज्ञान में लेंगे, तो इससे वो उसको लैंगिक भेदभाव को कम किया जा सकता है। तो 18वें का चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 19वां क्वेश्चन कह रहा है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, क्या? मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है, राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है या कठिनाई महसूस कर रहा है, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति क्या प्रदर्शित करती है? यानी जब मोनिका एक शिक्षिका है, वो एक बालिका राधिका से जब प्रश्न पूछी, बालिका नहीं बता पाई, तो वो तुरंत मोहन से वो प्रश्न पूछ दी। जब मोहन भी संघर्ष करने लगा या मोहन को भी उत्तर नहीं आ रहा था, तो वो उसका हेल्प करने लगी। कैसे? क्योंकि उसका जो वर्ड है, शब्दों का चयन जो है, शब्दों को बदलने लगी कि उसका अर्थ बताने लगी। तो मोनिका यह क्या प्रदर्शित कर रही है? क्योंकि वो राधिका को तो अर्थ नहीं बताई थी, तो ये क्या प्रदर्शित कर रही है? पहला ऑप्शन दिया अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, या दूसरा मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को प्रदर्शित कर रही है, या फिर राधिका को किसी उलझन पूर्व स्थिति में नहीं डालना चाह रही है, या फिर इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। तो 19 का सही ऑप्शन हमारा दूसरा है, जो क्या मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को प्रदर्शित कर रही है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद कैसा प्रदर्शित करता है? शिक्षार्थियों को निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है, या शिक्षार्थियों को ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, या फिर तीसरा ऑप्शन दिया है पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, या फिर महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है। तो 20 का जो दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा में क्या कर रहा था? कक्षा कक्ष में जेंडर यानी लिंग विभेद जो होता है शिक्षार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। इससे बालक जो है वो पढ़ाई में से डरने लगेंगे या घबराने लगेंगे, और वो दूसरी तरफ उनका कंसर्न ध्यान चला जाएगा। तो वो यही लैंगिक भेदभाव करने के क्या कारण हो सकते हैं? शिक्षार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा
निष्पादन का कारण बन सकता है। तो 20 में हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से अधिक यह कहता है, लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी कैसा प्रदर्शित करता है। यानी एक सह शिक्षा जो है कक्षा में लड़कों से शिक्षक जो है यह कहता है कि लड़के बनो लड़कियों जैसा हरकत या व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी क्या प्रदर्शित करती है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है जातीय भेदभाव के परिचायक हैं, या लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, या लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रदर्शित करती है, या लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्व को उजागर करती है। तो यह टिप्पणी क्या प्रदर्शित करती है, तो यह टिप्पणी जो है लड़के लड़कियों में भेदभाव रूढ़िबद्ध धारणा को प्रदर्शित करती है। तो 21 का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है लड़के बनो लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, तो क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो ये लड़के और लड़कियों में भेदभाव या रूढ़िबद्धता को प्रदर्शित कर रहा है। तो 21 का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिंग क्या है, शारीरिक संरचना है, या सहज गुण है, या फिर सामाजिक संरचना है, या फिर जैविक सत्ता है। तो इसमें प्रायः सभी बच्चे गलतियां कर देते हैं। लिंग है, लिंग ये सभी लड़के या लड़कियां जो होती हैं वो सभी इसमें पहला ऑप्शन लगा देते हैं शारीरिक संरचना, लेकिन शारीरिक संरचना गलत होता है। लिंग जो होता है एक सामाजिक संरचना माना जाता है। तो 22 का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जेंडर एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, या फिर एक सामाजिक संरचना है। तो जेंडर क्या है, जेंडर जो है एक सामाजिक संरचना है। वही चीज़ यहाँ भी जेंडर में इसलिए लिंग ही तो होता है, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। एक सामाजिक संरचना है, ना कि एक शारीरिक संरचना नहीं है। तो जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है। तो इसका हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद खिलौने पहनावे की वस्तुएं घरेलू सामग्रियां व्यवहारों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। जेंडर प्रासंगिकता, या फिर विकसित जेंडर पहचान, या फिर जेंडर रूढ़िवादिता, या फिर जेंडर सिद्धांत। तो इसमें कह रहा है खिलौने पहनावे की वस्तुएं घरेलू सामग्रियां व्यवसायों एवं रंगों के विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। तो ये जो है जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। तो 24 का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 25 क्वेश्चन कह रहा है बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली होती है। तो 25 का पहला ऑप्शन दिया है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, दूसरा ऑप्शन दिया है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, तीसरा जेंडर पृथक खेल महसूस करना, चौथा जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो इसमें क्या कर रहा है बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूप को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। तो 25 का जो पहला ऑप्शन दिया गया है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, ये प्रभावशाली होता है। क्यों, क्योंकि जब परिचर्चा क्लास में करेंगे, भेदभाव से संबंधित जब चर्चा करेंगे तो बालक ये समझ सकेंगे कि तो बालक बालिकाओं में कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी को समान अवसर देने चाहिए और सभी लोगों को साथ साथ शिक्षण कार्य करना चाहिए या शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। तो 25 का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 26 क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन कह रहा है एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा, यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या प्रदर्शित करता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है लैंगिक भेदभाव को प्रदर्शित करता है, या दूसरा ऑप्शन लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, लैंगिक भेदभाव को कम प्रदर्शित करता है, या दूसरा लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, या फिर लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, या फिर लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। तो एक जो बालक जो रोने लगता है जब खेल रहा था तो उसको चोट लग गई तो वो रोने लगा, तो उसका फादर जी जो थे वो कहें लड़कियों जैसे व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो ये क्या प्रदर्शित करता है। तो 26 का जो हमारा तीसरा ऑप्शन दिया है लैंगिक रूढ़िवादिताओं को प्रदर्शित करता है या दर्शाता है। तो 26 का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 27वां क्वेश्चन, दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों रोजाना क्लास की अपडेट आपको मिलेगी। तो दोस्तों यदि आप चैनल हमारे सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ 27 क्वेश्चन कह रहा है
लड़की की तरह न रो तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य क्या प्रदर्शित करता है? जेंडर सताव्यता स्थिरता को, या जेंडर समानता को, या जेंडर पहचान को, या फिर जेंडर रूढ़िवादिता को? तो लड़की की तरह न रो तुम लड़के हो, पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य क्या प्रदर्शित करता है? तो यह वाक्य जो है जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। तो 27 का चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 28 क्वेश्चन, एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं। यानी एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं, उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। यह किसका उदाहरण है? तो इसमें कौन सा उदाहरण? देखिए, ये नया क्वेश्चन एकदम बनाया है, 2022 में जनवरी में पूछा गया था। जेंडर समानता को प्रदर्शित करता है, या फिर जेंडर असमानता को, या समानता को, या समता को, या फिर स्थिरता को, या फिर पक्षपात को? तो ये क्या प्रदर्शित करता है? तो इसमें जो है जेंडर पक्षपात को प्रदर्शित करता है। तो चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। 29 क्वेश्चन कह रहा है, ये भी देखिए, अभी हम शुरू में बताए थे ना कि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन 100% आते हैं। तो ये 2022 में ये भी आया था, 2022 में ये भी आया था। तो इसको हम देखते हैं। 4 साल, अब इस बार भी 23 में भी ये क्वेश्चन 100% इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आना ही तय है। ये देखते हैं ये क्वेश्चन। 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूँगा? लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। यह क्या प्रदर्शित करता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है जेंडर पक्षपात को प्रदर्शित करता है, या जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है, या फिर जेंडर प्रासंगिकता को, या फिर जेंडर समानता को, समता को। तो इसमें क्या प्रदर्शित करता है? तो 29 का जो तीसरा ऑप्शन हमारा दिया गया है जेंडर प्रासंगिकता को ये प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि वो बालक है और कह रहा है कि मैं गुड़ियों से नहीं खेलूँगा, क्योंकि गुड़ियाँ से जो है लड़कियाँ खेलती हैं। तो ये क्या प्रदर्शित करता है? ये जेंडर प्रासंगिकता को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, ये रहा जो हमारा सामाजिक निर्माण एवं लैंगिक मुद्दे के जो 29 क्वेश्चन एकदम 100% एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन दोस्तों सीटेट एग्जाम में 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों, हमारा ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोजाना क्लास की अपडेट मिल सके। थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।